नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस की गवर्नर से मुलाकात, हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी का मकतूब गवर्नर को पेश। जुमे के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हफ्ते को हालात पुरअमन, पुलिस की तलाशगर्दी जारी। जुमे के दिन पुलिस की ज़्यादतियों से हालात खराब हुए, डीजीपी से मजलिसी अरकान मुक़न्नना की शिकायत। और तेलुगुदेशम इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार, धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज क्यों, चंद्रबाबू नायडू का सवाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस ने हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी का मकतूब गवर्नर ESL नरसिम्हन के हवाले कर दिया है। 2 मियादों से कांग्रेस को रियासत में इख्तिदार पर लाने वाली अहम हलीफ जमात और मुसलमानों को फिरका परस्तों की खुशनुदी के लिए धोखा देने वाली किरण कुमार रेड्डी हुकूमत का अब असेंबली में कोई भी हलीफ नहीं रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी का मकतूब हवाले कर दिया है। इस तरह मजलिस और कांग्रेस का इत्तेहाद सरकारी तौर पर खत्म हो गया है। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद मजलिस ने ऐसे वक्त कांग्रेस हुकूमत का साथ दिया था जब कांग्रेस YS जगन मोहन रेड्डी की YSR पार्टी से और अपनी ही जमात के नाराज लीडर से परेशान थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने संघ परिवार के दबाव में आकर चारमीनार की हिफाजत के खालिस अवामी मसले को संजीदगी से हल करने के बजाय सारे वाक़े को फिरकावाराना रंग दे दिया था, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने UPA और रियासती हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेने का ऐलान कर दिया था। वाज़ेह रहे कि साल 2010 से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत को बार बार यह इशारा दे रही थी कि शहर के अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से शरपसंदी की जा रही है और हुकूमत खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। न सिर्फ ये बल्कि मुतासरा मुसलमानों की मदद के लिए भी किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए जा रहे थे। खारिज मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली के गुज़िश्ता 2 इजलासों में हुकूमत को खबरदार भी किया था, लेकिन रियासत के मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने मुट्ठी भर शरपसंदों की खुशनुदी के लिए अपनी एक ऐसी हलीफ जमात को खो दिया है जिसकी ताईद से वह गुज़िश्ता 2 मियादों से बरसरे इख्तिदार रहे। जुमे को पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हफ्ते को शहर में हालात पुरअमन रहे। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। हफ्ते की सुबह पुलिस ने हालिया वाक़यात से मुतासरा इलाकों में खड़ी की गई रुकावटों को भी हटा दिया था। चारमीनार, गुलजार हाउस और पत्थरगट्टी के अलावा दीगर इलाकों में दुकानात खुली नजर आईं, ताहम शाम होते ही ताजरीन ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानों को बंद कर लिया। हफ्ते को पुराने शहर के उन इलाकों में जहां जुमे को पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे ज्यादा चहल पहल नहीं देखी गई। हसास इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना के वफ़द ने डीजीपी दिनेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए जुमे के दिन पेश आए वाक़यात के सिलसिले में नुमाइंदगी की और कहा कि मुसल्लियों पर पुलिस की ज़्यादती और लाठीचार्ज से हालात खराब हुए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुक़न्नना मोहम्मद मुमताज़ अहमद खां, मोहम्मद विरासत रसूल खां, मुक़्तदा अफसर खां, मोहम्मद मौज़म खां, अहमद बलाला और सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने डीजीपी से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने बताया कि पहले पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर नमाज से पहले मक्का मस्जिद के पास रुकावटें खड़ी की, जिससे नौजवानों में इश्तियाल पैदा हो गया। मजलिसी वफ़द ने बताया कि वाक़यात के बाद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कम उम्र नौजवान भी शामिल हैं। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने कम उम्र नौजवानों को छोड़ दिया है।
उन्होंने तयक़ुन दिया कि मजीद नौजवानों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। मजलिसी वफ्द ने डीजीपी से कहा कि मजीद नौजवानों को गिरफ्तार न किया जाए वरना इससे सूरत हाल खराब हो सकती है, जिस पर डीजीपी ने तयक़ुन दिया कि मजीद गिरफ्तारियां नहीं होंगी। इस मौके पर एडिशनल डीजी महेंद्र रेड्डी और एसए हुदा भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ने जुमे की नमाज के बाद पेश आए वाक़यात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला, मुकरम अली और ख्वाजा बिलाल के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। चार मीनार, पत्थरगट्टी और रिन बाजार पुलिस स्टेशन में मजलिसी कॉरपोरेटर्स और उनके हामियों के खिलाफ 1 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। डर डर कर जीने को जीना नहीं कहते। यौम इत्फाल के मौके पर तलबा को यह मशवरा देने वाले वजीर आला किरण कुमार रेड्डी काबीना का इजलास तलब करने से खौफजदा नजर आते हैं। शायद वो उनके हट धर्म और एक तरफा फैसलों से नाराज रफ़ा का सामना करने से पसोपेश कर रहे हैं। उसूलन जनवरी ता नवंबर 15 ता 21 बार काबीना का इजलास होना चाहिए था, लेकिन यह इजलास सिर्फ 5 ता 6 बार ही मुनक्किद किया गया है। आखिरी इजलास 31 अगस्त को हुआ था। 2 महीने से ज्यादा हो जाने के बावजूद अब तक काबीनी इजलास के इनेकाद के कोई आसार नजर नहीं आते। खुद कांग्रेस के कायदीन इसी पसोपेश को चीफ मिनिस्टर का खौफजदा तर्ज अमल करार दे रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब खुद बताएं कि वो ऐसे जीने को क्या कहते हैं। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलुगु देशम किसी भी वक्त इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है। जिले रंगारेड्डी के वर्लापल्ली में पार्टी के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन जेल से सियासत कर रहे हैं। उनका कहना था कि अरकान असम्बली को मुख्तलिफ तरह के लालच देकर वाईएसआर पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन से मुतालबा किया कि वो अवाम के सामने इस बात की वजाहत करें कि आखिर जगन ने ऐसी क्या कुर्बानी दी थी जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। सदर तेलुगु देशम ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि बदनुमानियों के इल्जामात के तहत तहकीकात का सामना कर रहे रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने नीलम तूफान से किसानों को हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुतासरा अफराद को मुट्ठी भर चावल भी मदद फराहम नहीं की है। సంస్థాగత విషయాల్లో కూడా అందరూ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం, దాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోవడం, మనము పార్టీ యంత్రాంగాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయి నిరంతరం మన ప్రజల్లో ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్నారు, అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. వారికి అండగా నిలవగలిగేది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీని. అందుకని అధికారం ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నాం. ఆ పోరాటాన్ని వాళ్ళు ఎక్కువ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం వారికి దగ్గరగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. రెండో విషయం కూడా జిల్లా పార్టీల విషయం కూడా నేను మాట్లాడాను. ఒక 2-3 జిల్లాలు తప్ప అన్ని జిల్లా పార్టీలు కూడా పూర్తి చేశాం. జిల్లా పార్టీలు పూర్తి అవుతున్నాయి. बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि मजलिस रजाकारों के नक्शे कदम पर चल रही है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने इल्जाम लगाया कि MIM सियासी जमात नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम है। वसमुद्दती इंतखाबात से मुतालिक वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी को वसमुद्दती इंतखाबात की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी इसका सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज पार्लियामेंट, जमहूरियत और दस्तूरी इदारों की तौहीन कर रही है। उनका कहना था कि यूपी हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हुकूमत अपने आप ही गिर जाएगी। वेंकैया नायडू ने यह भी इल्जाम लगाया कि FDI मामले पर यूपीए हुकूमत अपोजिशन जमातों को दावतें देकर रिझाने की कोशिशें कर रही हैं। मजलिस ఒక రాజకీయ పార్టీ కాదు, అది ఒక మత ఛాందస విధ్వంసకారుల యొక్క ముఠ. దానికి ఒక సిద్ధాంతం లేదు, దానికి అభివృద్ధి అంటే ఏందో అర్థం తెలవదు. అది ఎవరి సంక్షేమం కోసం పనిచేయదు, ముస్లింల సంక్షేమం కోసం అసలే పనిచేయదు. ముస్లింలను అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళ పేరుతో మతాన్ని రాజకీయానికి వాడుకొని తమ స్వార్థాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం మజ్లిస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. అది కాసిం రజ్వీ అనుచరుల యొక్క బృందం. మనందరికీ కూడా తెలుసు, నిజాం హయాంలో కాసిం రజ్వీ
అనుచరులు మొత్తం తెలంగాణ జిల్లాల్లో ప్రజానికాన్ని ఏ విధంగా హింసించారు, స్త్రీలను ఏ విధంగా అవమానపరిచారు, ఎన్ని రకాల అత్యాచారాలు అకృత్యాలకు పాల్పడ్డారో ప్రజలు మర్చిపోలేదు. ఇంకా అలాంటి వాళ్ళకు వారసత్వం వహించే యొక్క శక్తి అది. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हैदराबाद में जो कुछ हो रहा है वह मुल्क और रियासत के लिए ठीक नहीं है। शहर में मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि आखिर मरकज अलहदा तेलंगाना मसले पर क्यों टालमटोल से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट के मुजव्वजा इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश किया गया तो बीजेपी उसकी हिमायत करेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस तेलंगाना देना ही नहीं चाहती। बीजेपी लीडर ने यह भी सवाल किया कि आखिर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। रियासती असेंबली की तखमीना कमेटी का इजलास हफ्ते को मुनक्किद हुआ। इजलास में समाजी बहबूद के उमूर का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इस बात का भी पता चला कि फीस बाज अदायगी स्कीम को ऑनलाइन किए जाने से 1.5 लाख तलबा के बोगस करार दिए जाने का खदशा पाया जाता है। बताया गया कि बहबूदी हॉस्टल से बोगस तलबा के नामों को फौरी बर्खास्त किए जाने पर भी गौर किया गया। कमेटी ने हुकूमत से सिफारिश की है कि चूंकि मजीद अकामती स्कूल के लिए मुतालबे में शिद्दत हो रही है, इसलिए हुकूमत को अकामती स्कूल के क़याम पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत के लक्ष्मी नारायण ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नीलम तूफान से हुई तबाहकारियों की रिपोर्ट फौरन रवाना करें। सेक्रेटरीट में जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने 2009 से अब तक किसानों के नुकसान की पाबजाई के लिए 4,900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें मरकजी हुकूमत की 800 करोड़ रुपए की इमदाद शामिल है। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम इख्तिदार के लालच में जिस तरह की ऐलानात और वादे कर रहे हैं, उन पर अमल किया जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। टीआरएस ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राजन्ना राज्यम यानी वाईएसआर के दौर की वापसी को मुज़हकाख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा कि राजन्ना राज्यम का मतलब धोखाधड़ी, बदउनवानी और अराजियात पर कब्जों के दौर का लौट आना है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर हुकूमत में शहर में कई लाख एकड़ सरकारी अराजी को हड़प लिया गया था। ई राजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी रुकावट है। तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में अब तेलुगुदेशम खत्म हो चुकी है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगुदेशम का मुजाहरा इस बात का सबूत है। उनका कहना था कि कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ जमातें हैं। उन्होंने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू अगर हुकूमत को नाअहल समझते हैं तो तहरीक अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते। टीआरएस माजी की तरह हुकूमत के खिलाफ वोट देगी। ఒక్క నిమిషం కూడా ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలించడానికి వీలు లేదని చెప్పిండు చంద్రబాబు నాయుడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రజల గురించి కానీ ప్రజా సమస్యల గురించి కానీ పట్టించుకునేటువంటి స్థాయి కానీ జ్ఞానం కానీ ప్రభుత్వం లేనట్టే కదా లెక్క. లేనప్పుడు అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని దించాలంటే ఇంకా అవిశ్వాసం దించదంటే అవిశ్వాసం పెట్టు.